नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। आज हम देखेंगे इतिहास का अध्याय 2 जिसका शीर्षक है आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है यह बॉक्स, इसमें लिखा हुआ है तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, गाड़ी नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब क्यों नहीं है ऐसी बात, आइए जानते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला शीर्षक है, हेडलाइन है जो हम देखेंगे, वो है आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? तो दोस्तों, यह सिर्फ तुषार के मन की जिज्ञासा नहीं है। यह प्रश्न आपके मन में भी आता है कि लोग क्या पहले लंबी लंबी यात्राएं नहीं किया करते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाया करते थे? तो मैं आपको बता दूं कि वह जाया करते थे, और अभी हम जितनी लंबी यात्राएं किया करते हैं, इतनी ही लंबी यात्राएं किया करते थे। आइए जानते हैं कैसे। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं कि आखेटक का मतलब होता है शिकारी, है ना? यह मैंने आपको इसके पिछले चैप्टर में बताया था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी। खाद्य संग्राहक का मतलब क्या होता है दोस्तों? खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने भोजन की तलाश में, अपने खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था और खाद्य को, यानी कि भोजन को संग्रहण करता था, एकत्रित करता था, इकट्ठा करता था। इसलिए उसे खाद्य संग्राहक या आखेटक कहा जाता था, क्योंकि वह शिकार भी करता था। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे, है ना? फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, और ये सब इकट्ठा किया करते थे, इसलिए उन्हें आखेटक या खाद्य संग्राहक कहा जाता था। आखेटक यानी खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के बहुत सारे कारण थे। उनमें से कुछ कारण के बारे में हम आज जानेंगे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले कारण की, तो सबसे पहला कारण क्या था? सबसे पहला कारण यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते, है ना? इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था, ताकि एक ही जगह रह करके यह उस जगह के सारे पौधों को, है ना, फलों को, जानवरों को खाकर समाप्त ना कर दे। और इसका दूसरा कारण यह हो सकता है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे, है ना, ताकि वह भी अपना भोजन तलाश कर सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा कारण। तो दोस्तों, तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये तो हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम यानी अनुकूल मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे, है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए अगर देखें कि जैसे आम के पेड़ कहीं लगे हुए हैं, आप और हम जानते हैं कि गर्मी के मौसम में आम उगते हैं, है ना? तो अगर आम के पेड़ हैं तो ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में तो आम देंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में लोगों को यात्राएं करनी पड़ेगी,
उस फल की तलाश में जो उन्हें ठंड के या बारिश के मौसम में उपलब्ध हो सके, आम की अपेक्षा। उम्मीद है कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर से उधर जाना पड़ सकता होगा, है ना। यहाँ पे क्या लिखा है आप समझ पा रहे होंगे ना। देखिए यहाँ लिखा है चौथा कारण कि पानी के बिना किसी भी प्राणी की अगर मैं बात करूँ, है ना, या पेड़ पौधे की बात करूँ, तो उसका जीवित रह पाना संभव दोस्तों बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि पानी जो है हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से सबसे पहले है, प्राथमिक है। पानी झीलों, झरनों और नदियों में ही मिल पाता है, ये हम और आप जानते ही हैं। इसके बावजूद भी कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, है ना। लेकिन कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, उससे पहले वहाँ पे पानी उपलब्ध नहीं होता। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को अक्सर सूखे मौसम में, जब बारिश नहीं होती, गर्मी का मौसम होता है, तो पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करनी पड़ जाती है ना। उम्मीद है आप यह समझ पा रहे होंगे। अब हम देखते हैं अगली हेडलाइन। लिखा हुआ है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो चलिए जानते हैं। पुरातत्वविदों को, यानी जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक जो है वह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। इसका अर्थ यह है कि जो इतिहास का अध्ययन करते हैं, जिन्हें हम पुरातत्वविद के नाम से जानते हैं, तो वे पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं भी मिली है जिनको सिर्फ इसलिए बनाया गया, जिनका निर्माण सिर्फ इसलिए किया गया ताकि उनका उपयोग जो है वो शिकार के लिए, यानी आखेटक के लिए किया जा सके, आखेट के लिए किया जा सके। और यह भी संभावनाएं हैं कि लोगों ने अपने काम के लिए, उनके स्वयं के काम के लिए पत्थरों का, लकड़ियों का और हड्डियों का उपयोग औजार बनाने के लिए किया हो। इनमें से पत्थरों के औजार जो थे वह आज भी एज इट इज़ वैसे की वैसे बचे हुए हैं। अब देखते हैं इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, है ना, फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। यानी कि कुछ औजारों का उपयोग करके फल फूल को काटा जाता था, हड्डियां और मांस काटने के लिए भी इसका उपयोग करते थे, और इतना ही नहीं बल्कि पेड़ों की छाल और जानवरों की जो खाल होती है वो उतारने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। धनुष बाण से तो आप परिचित हैं ही, है ना, महाभारत में आपने देखा होगा, रामायण में। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये चित्र दिया हुआ है, इसे आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो बाईं ओर चित्र दिया हुआ है, यानी कि ये वाला, इसे आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए, यानी इंसान जो जड़ें खा सकता है उसको खोदने के लिए इसका उपयोग किया जाता था, इस हथियार का। ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया गया है कैसे जड़ों को खोदा जा रहा है इससे, है ना। आपको ये समझ में आ रहा है। अब दाएं और देखिए, यानी कि इस वाले चित्र को ध्यान से देखिए आप। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ये देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है इसका उपयोग करके, ये वाला हथियार, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है? इसका उपयोग किया जा रहा है जो जानवरों की खाल है, उनसे जो वस्त्र बने हैं उनको सिलने के लिए इसका उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो आपका टॉपिक है क्या? रहने की जगह निर्धारित करना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है मानचित्र 2 को देखो, ये है मानचित्र 2, है ना। आपने इसको देख लिया उम्मीद है, ऐसे नहीं और अच्छे से देखेंगे, इसको खोजते हैं अच्छे से, है ना। यहाँ पे कह रहा है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है ना। ये देखिए लिखा हुआ है लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं।
अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहीं पे मिले हैं, मिले और भी बहुत सारी जगहों पे। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि ये पूरा का पूरा चित्र जो है आप इसे देख पाएँ, है ना। अब देखिए, इसमें जो लाल त्रिकोण की बात की गई थी वो एक तो ये है, आपने देखा होगा सेंटर में दिख रहा होगा, है ना। यहाँ लिखा हुआ है भीमबेटका, ठीक है। और एक जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है हुंसगी, ठीक है। यहाँ पे दो हैं इस वाले सर्कल के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रमाण मिले हैं, और भी कई जगह मिले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है प्रमाण सबसे अधिक मिले हैं या सबसे पहले मिले प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये आप नर्मदा नदी जो है इसको देख पा रहे होंगे यहाँ पे, है ना। याद करिए, हमने अध्याय 1 में पढ़ा हुआ है कि नर्मदा नदी जो है यह वो नदी है जिसके किनारे पर सबसे 1 लाख वर्ष पहले हमें साक्ष्य मिले हैं मनुष्य के यहाँ पे रहने के। समझ में आया? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोल्डी हवा, महागढ़ा, ये सब चीज़ें आप देख पा रहे होंगे, सारे नाम आपके सामने ही हैं, ठीक है। तो अब ये जो हरे बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो हरा डॉट है, साथ ही ये जो नीला डॉट है, ये किस लिए है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो लाल त्रिकोण है ये पुरा पाषाणिक पुरास्थल के बारे में बता रहा है। यह जो नीला है यह नव पाषाणिक पुरास्थल के बारे में बता रहा है। ये जो हरा डॉट है यह महापाषाणिक पुरास्थल को बता रहा है। और ये जो दो है ये आरंभिक और आधुनिक नगर गाँव को बताया जा रहा है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये पुरा पाषाणिक पुरास्थल क्या है, नव पाषाणिक पुरास्थल का मतलब क्या होता है, और ये महापाषाणिक पुरास्थल क्या है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आगे हम इस चैप्टर में इसको बहुत विस्तार से समझने वाले हैं कि इन नामों का क्या अर्थ होता है और आखिर ये नाम क्यों दिए गए इन जगहों को। तो चलिए, या इस समय को, तो हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे से अच्छे पत्थर जो है वो मिल सकें, क्योंकि इन्हीं उपकरणों से तो अब वो अपना सब काम कर पा रहे थे, इस पर निर्भर हो गए थे। खाने योग्य जड़ों को खोदना, जानवरों की खाल को सिलना, है ना, फल फूलों को काटना, मांस काटना, इस सब कुछ करने के लिए वह इन्हीं उपकरणों का उपयोग करते थे जो पत्थर से बनाते थे, ठीक है। अगर मैं बात करूं भीमबेटका की, तो आधुनिक मध्य प्रदेश, यहाँ लिखा हुआ है देखिए, आधुनिक मध्य प्रदेश, इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं से राहत मिलती होगी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? इसलिए चुनी क्योंकि आप देखिए कि ये जो बनावट है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है लगभग सारी ही चीज़ों से उनका बचाव हो सकता है जो मौसमी है, जैसे अत्यधिक गर्मी पड़ना, अत्यधिक ठंड पड़ना, बारिश होना, है ना। इसके अलावा उन्हें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है, नर्मदा नदी के किनारे स्थित, ठीक है ना। तो जल के पास होने के कारण, नदी के पास होने के कारण बहुत सारे संसाधन उन्हें यहाँ पर उपलब्ध हो जाते होंगे, है ना, इसलिए उन्होंने ये जगह चुनी। इसके अलावा एक और उत्तर है, मैं चाहता हूँ कि वह आप स्वयं सोचें और हमें बताएं कि वह उत्तर क्या हो सकता है। देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए, ये शैल चित्रकला कहा जाता है, यानी पत्थरों पर इसको बनाया जाता है। एक शैल चित्र है ये, ठीक है। इस चित्र के बारे में बताने के लिए कहा जा रहा है, जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हुए हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले हुए चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। जानवर दौड़ रहा है और मनुष्य जो है वो उसका शिकार कर रहा है ना, इसी टाइप का कुछ चित्र है। आप अगर अच्छे से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे तो ठीक है। ओके, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और ध्यान से समझते हैं इस शब्द को जिसका अर्थ होता है पुरास्थल। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं पुरास्थल की, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, है ना, उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं।
ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्यायों में और विस्तार से बताया जाएगा। ठीक है, तो पुरास्थल क्या है? वह स्थान है जहाँ पे औजार, बर्तन और इमारतें, ऐसी वस्तुएं मिलती हैं, ऐसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, जिससे हमें ये पता चल सकता है कि उस समय का जीवन किस तरह का रहा होगा, कैसा जीवन वो लोग व्यतीत करते होंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो अब अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि पुरास्थल क्या है, तो आप बड़ी सरलता के साथ उसका उत्तर दे पाएंगे। अगला जो है वो हमें ये पढ़ना है आग की खोज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण खोज है। ठीक है, आग की खोज। तो मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढने के लिए हमसे कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर अपनी किताब में जो मानचित्र 2 है, अभी जो हमने देखा था, जो पृष्ठ 13 पे है, यहाँ पे आप कुरनूल की गुफा ज़रूर ढूंढ पाएंगे, है ना। देखिए, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कहाँ पे? कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। अब राख के अवशेष मिलने का क्या मतलब है? राख के अवशेष मिलने का मतलब है कि उस समय जो है लोग आग जलाना सीख गए थे। इसका मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, कई कार्यों के लिए उपयोग में लाने के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए भी कर सकते हैं। रात्रि का समय होगा तो आग जला दी, है ना। और मांस भुनने के लिए भी किया होगा, और कई बार खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का उपयोग किया होगा। आपने कई सारी फिल्मों में इत्यादियों में देखा होगा कि अक्सर जब कभी कोई जंगल की यात्रा करता है तो हाथ में एक मशाल ज़रूर जला करके रखता है, ताकि वह जंगली जानवर जो है, जो खतरनाक जानवर है, वो दूरी बना के रखें, क्योंकि वो आग से डरते हैं, है ना। अब प्रश्न ये है कि आज हम आग का उपयोग किस चीज़ के लिए करते हैं? तो मोस्टली आपने देखा होगा कि हम आज वर्तमान में जो आग का उपयोग है वो खाना बनाने के लिए करते हैं, है ना। और किस चीज़ के लिए करते हैं आग का उपयोग? पानी गर्म करने के लिए, है ना। और किस चीज़ के लिए उपयोग करते हैं आग का? सोचिएगा ज़रूर आप इस बारे में। देखिए, इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि ये किताब आपको सोचने के लिए, कल्पना करने के लिए विवश करती है। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि एनसीईआरटी की किताबों का कोई जवाब नहीं है ना। इसका ये भी मतलब नहीं है कि एनसीईआरटी की किताबें कोई सवाल है ना। एनसीईआरटी की किताबें हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो विशेष बात हम जानने वाले हैं वो है नाम और तिथियाँ। दोस्तों, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं, है ना। अब हम उन्हीं नामों पे आ गए जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि उन नामों के बारे में हम चर्चा करेंगे, उन नामों का हम जिक्र करेंगे। तो आइए ध्यान से समझिएगा। आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते थे। आपने भी देखा होगा कि लोगों ने हथियारों का जो उपयोग किया, हथियारों के, औजारों के उपयोग जो अलग अलग किए उन्होंने, जिस पर वो निर्भर थे, वह अधिकतर पाषाण यानी पत्थर से बनाए गए। इसलिए पत्थरों के आधार पर नामकरण किया गया है ना। तो पुरा पाषाण काल की अगर मैं बात करूं तो ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है। पुरा यानी कि होता है प्राचीन, और पाषाण यानी कि होता है पत्थर। इससे मिलकर के ये शब्द बना हुआ है। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है ना। पुरा स्थल से जो पत्थरों के औजार मिले हैं उसके महत्व को यह नाम बताता है। यह नाम कैसे उसका महत्व बताएगा? यह नाम इसलिए इसका महत्व बता रहा है कि उस समय अधिकतम उपयोग जो था, अधिकतम निर्भरता जो थी, वो पत्थरों के औजारों पर ही थी। और पत्थर ना मिलने के कारण लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा किया करते थे, ताकि वह उन पत्थरों को खोज सके जिससे वह उपयुक्त हथियारों का, औजारों का निर्माण कर सके। यह भी हमने पढ़ा है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। पुरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान का माना जाता है। देखिए, आप समझ पा रहे होंगे, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। कौन? पुरा पाषाण काल। ठीक है, इस काल का भी 3 भागों में इस काल को विभाजित किया गया है। आप देख पा रहे हैं, एक लंबा समय है ना। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, ये बहुत लंबा समय है। तो इसको भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो है आरंभिक पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पुरा पाषाण काल, और एक है उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, आरंभिक मतलब एकदम शुरुआत का, एकदम प्रारंभ का, एकदम आरंभ का, और मध्य यानी कि बीच का, और उत्तर पुरा पाषाण काल यानी कि सबसे अंत का समय, है ना। यानी लगभग 12,000 साल
पहले की जो हम बात कर रहे हैं उसके आसपास का समय। मानव इतिहास की लगभग 99% जो कहानी है वो इसी काल के दौरान घटित होती है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं दोस्तों। कौन से बदलाव? पर्यावरणीय बदलाव की बात कर रहा हूँ, यानी पर्यावरण में बड़े बड़े बदलाव मिलते हैं। उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहा जाता है। ठीक है, अब हम पुरा पाषाण से आगे आ गए हैं ना, अब हम सिर्फ मध्य पाषाण युग की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी उसके बाद की, पुरा पाषाण काल के बाद के युग की, इसको हमने नाम दिया है मध्य पाषाण युग। इसको मेसोलिथ भी कहा जाता है। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक का माना गया है, यानी कि ये लगभग 2,000 वर्षों का माना गया है। इस काल के पाषाण औजार जो हैं आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण कहा जाता था, है ना, छोटे छोटे थे, इस वजह से इनको लघु पाषाण कहा जाता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार जैसे आपको लघु उत्तरीय प्रश्न लिखने होते हैं तो उसमें आप उत्तर थोड़ा छोटा लिखते हैं, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में आपका जो उत्तर है वो थोड़ा विस्तृत होता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। प्रायः इन औजारों में हड्डियाँ या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हुए हैं। हंसिया और आरी जैसे औजार भी इसमें मिले हैं। साथ साथ पुरा पाषाण युग वाले औजार भी इसी दौरान बनाए जाते रहे, यानी उसको भी एकदम से छोड़ नहीं दिया। कोई भी बड़ा बदलाव जो है, बड़ा परिवर्तन जो है दोस्तों, वो अचानक से नहीं आता, उसको आने में समय लगता है ना। तो एकदम से कोई चीज़ छोड़ी नहीं जा सकती। जब हम किसी नई चीज़ को अपनाते हैं तो पुरानी चीज़ें धीरे धीरे विलुप्त होती है, एकदम से नहीं छोड़ा जा सकता। तो इसीलिए पुरा पाषाण युग वाले औजार भी उस दौरान बनाए जाते रहे, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। अगले युग की शुरुआत जो है दोस्तों वो लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? यानी कि अब ये जो युग, यहाँ पे जो नवपाषाण नाम दिया है, इसका अर्थ हो गया कि ये जो नाम है ये मध्य पाषाण काल के बाद के युग को दिया गया, यानी 10,000 साल पहले से लेकर के आगे तक के जो युग है उसको नाम दिया गया, है ना। हमने कुछ स्थानों को अलग अलग नाम दिए, है ना। तो जो इसका अगला अध्याय है उसमें हम अगले अध्यायों में ऐसे अनेक नाम हमें मिलेंगे, और अक्सर हमें पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। बदलती जलवायु, है ना, ये शीर्षक को पढ़ते हैं। बदलती जलवायु का क्या मतलब है कि लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में कुछ बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी, है ना। ज़रूर आए होंगे। जब हम समय का अध्ययन बहुत लंबे तौर पर करते हैं, है ना, अधिक से अधिक समय का अध्ययन करते हैं, तो बड़े बड़े परिवर्तनों का अध्ययन भी उसके साथ हमें करना होता है। ये बदलाव आते हैं प्रकृति में। तो जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में खास करके घास वाले मैदान बनने लगे, और घास वाले मैदान बढ़ेंगे तो क्या होगा? जो घास खाते हैं उन जीवों की संख्या भी बढ़ेगी जो सिर्फ घास खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। तो इससे जो है हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खा करके भी जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे सभी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे कि इनका प्रजनन कैसे होता है, क्या क्या खाते हैं, इनकी क्या क्या आदतें हैं। ठीक है, हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इसी काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों बन गई है। ठीक है, आप जानते हैं कि आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर मछली जो है वो मुख्य लोगों का व्यवसाय है ना, मछली पालन वगैरह, जिसको मत्स्य पालन कहा जाता है। ये भी हम आगे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है अगला शीर्षक है खेती और पशुपालन की शुरुआत। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब व्यक्ति खाद्य संग्राहक था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसको अपने खाने के भोजन की सामग्रियों को इकट्ठा करने के लिए लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी। लेकिन जब बात आती है खेती की, जब मनुष्य खेती करने लगा, तब अब वह एक से दूसरे स्थान पर आसानी से नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी ज़मीन थी, उसका खेत था, है ना, उसकी मेहनत थी, तो उसे वहाँ पर एक ही जगह पर एक ही स्थान पर रुकने की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो आइए इस पैराग्राफ में इस चीज़ को बड़ा विस्तार से समझते हैं। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न यानी अलग अलग इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वह यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और
कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा और इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक यानी कि किसान बन गए होंगे। हम सिर्फ एक संभावना प्रकट कर सकते हैं जो अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं पुरास्थलों से, उनके आधार पर, है ना। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि उस समय क्या हुआ है, लेकिन हमारी ये जो संभावनाएं हैं इनके सत्य होने की जो आशंका है वह लगभग 90 से ऊपर प्रतिशत तक के है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि अक्सर अब आपके मन में ये जिज्ञासा उठ रही होगी, प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो अनाज है उसको कैसे ये खाना सीख गए, कैसे पका कर खाना सीख गए। तो दोस्तों याद करिए कि आपने पढ़ा है, आपने देखा है, आपने सुना है कि अक्सर जंगलों में कई बार आग लग जाती है ना। आज भी लग जाती है तो उस समय भी लग जाती होगी, है ना। तो क्या होगा कि उस आग के लगने से जो जानवर उसमें जल जाते हैं और बच जाते हैं, तो वो जो कच्चा मांस खाते थे, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूँ मनुष्य, वो उस पके हुए मांस को, जले हुए मांस को उन्होंने खाकर देखा होगा, लगा होगा कि नहीं यार ये पका हुआ मांस कच्चे से ज़्यादा बेहतर है, ये बड़ी आसानी से खावा जाता है। तो यह सब कारण रहे होंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि धीरे धीरे ये परिवर्तन आए होंगे, धीरे धीरे इन परिवर्तनों ने जन्म लिया और अंततः मनुष्य क्या बन गया? कृषक बन गया, यानी कि किसान बन गया। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया, क्या आप जानते हैं? वह कुत्ता था, यानी कुत्ते का जंगली पूर्वज हम उसे कह सकते हैं, इस किताब में लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को भी अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे पशुपालक बन गए होंगे, है ना, पशु को पालने वाले बन गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं बसने की प्रक्रिया। इसमें देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधे या जानवरों को लोग चयन करते थे। इसका उदाहरण देखते हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो लोग उन्हीं पौधों और जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को भी चुनते थे जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं। ऐसा क्यों? साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों को के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है क्योंकि फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह जाते हैं। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं, हिंसक नहीं होते, है ना, आक्रामक नहीं होते। अगर आक्रामक होंगे तो क्या होगा? मनुष्यों पर भी खतरा बना रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। इस चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में दोनों ही जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं यह सूअर के दांत हैं। क्या आप इसमें से बता सकते हैं कि जंगली सूअर के दांत कौन से होंगे और पालतू सूअर के दांत कौन से होंगे? आप बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अभी मैंने आपको बताया कि पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं, है ना। तो इस चित्र को देख के आप समझ गए होंगे कि पालतू जानवर का जो है दांत कौन सा वाला होगा। दोस्तों, बसने की जो प्रक्रिया है पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले से शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं तथा जौ आते हैं। उसी तरह सबसे पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़, बकरी भी आते हैं। उम्मीद है आपको यह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में है अगला शीर्षक, एक नवीन जीवन शैली, यानी एक नई जीवन शैली। आइए इसको समझते हैं। तुम किस पौधे के बीज को बोकर देखो, किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि यह हमें विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम पाओगी, तुम देखोगी, है ना। ऐसा लगता है कि ये किताब यह जान रही है कि जो इस किताब को पढ़ रहा है वह पढ़ रही है, यानी कि किसी बालिका को इन्होंने संबोधित करते हुए किताब लिखी है ना, बच्चियों को। तो ऐसा करने का भी एक विशेष कारण है, ठीक है। ऐसा करने का विशेष कारण है कि समाज में महिलाओं की जो साक्षरता है उसको बढ़ाया जाए। धीरे धीरे महिलाएं भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए आगे बढ़ चढ़ करके भाग लें।
ऐसी कई जगह हैं दोस्तों हमारे देश में जहाँ पे लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ाई लिखाई नहीं करने दी जाती। ऐसा माना जाता है कि वह सिर्फ घर के काम करने के लिए बनी है, लेकिन यह बात सही नहीं है। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण आए हैं जिसमें हमें पता चला है कि महिलाओं ने पुरुषों से आगे बढ़ चढ़ करके कई क्षेत्रों में जो है हमारे देश का नाम रोशन किया है। ठीक है, तो यह उसी के प्रयास स्वरूप ऐसा यहाँ पे संबोधन किया हुआ है कि इसे लिखा है, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकते हैं, है ना। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने से बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचाकर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात यानी इकट्ठा करके रखने की बात सोचनी पड़ी। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे, है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए ये चित्र जो दिया है इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा है अनाज के उपयोग कैसे किए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए इत्यादि। इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, है ना। मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियाँ बुनी, फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या आपको लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण भी बताने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर बताएंगे। इसके बाद में जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। आइए इस शीर्षक का अध्ययन करते हैं। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। सिर्फ यही नहीं है, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है ना, क्योंकि लंबे समय तक हमें दूध प्राप्त हो सकता है, मांस प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा शीर्षक जो है वो दिया हुआ है जानवर, चलते फिरते खाद्य भंडार। इसके बाद अगला शीर्षक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। एकदम शुरुआती। ठीक है, तो अभी हमने जो चित्र देखा था, मानचित्र देखा था, उसमें कुछ हमें नीले वर्ग जो है वो दिखाई दे रहे थे, है ना। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को बता रहा था जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों, पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान यानी जो दिए गए दिखाए गए स्थान है कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का यानी कि उनके सिंबल्स का जो है अध्ययन करते थे, उनके मॉडल्स का। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं जो प्राप्त हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान करके इन दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं, है ना। तो यह आपको समझ में आया होगा, है ना। इसके बाद जो है नेक्स्ट शीर्षक अगला है वो हमें देखना है कौन सा, स्थायी जीवन की ओर, है ना। यानी स्थायी जीवन में एक स्थायित्व लेकर के आता है। कैसे देखते हैं, पढ़ते हैं। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान भी मिले हैं। यह बताता है कि जीवन जो है यहाँ पर आते आते स्थायी होने लगा था। जैसे कि बुर्जहोम वर्तमान में कश्मीर में है। लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था, यानी गर्त में, गड्ढे में वास करना। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जब मौसम ठंड का होता होगा तो नीचे उतर करके खाना पकाया जाता होगा और गर्मी के मौसम में इसके विपरीत परिस्थिति रहती होगी। फिर कहा है गर्तावास का चित्र बनाओ, है ना। आप ज़रूर बनाएंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से अलग हैं। कैसे अलग हैं, इसलिए उन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें वो औजार भी है जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था।
ठीक है। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है, ये इस बात से आप परिचित हैं। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ये चित्र यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, है ना, ये नवपाषाण युग के कुछ उपकरणों के चित्र हैं, है ना। उम्मीद है आप इसे अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब जो है आगे देखते हैं। देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन भी हमें मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे जो है लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। ठीक है, सिर्फ चीज़ें रखने के लिए नहीं करते थे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहां कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि यही कहा कि जो बड़ा परिवर्तन है वो एक साथ एक ही बार में नहीं आ जाता, है ना, उसको आने में समय लगता है। धीरे धीरे बदलाव जो है वह जन्म लेता है भूमि के अलग अलग हिस्से पे, अलग अलग भूभाग पर, है ना। एकदम से शिकारी शिकार करना नहीं छोड़ देते कि चलो अब शिकार करना छोड़ दो, अब तो हम सभी खेती करेंगे, है ना। आप सभी जानते हैं हमारी वर्तमान स्थिति को भी आप ध्यान से देखिए। हमारी वर्तमान स्थिति में सभी लोग एक तरह का काम नहीं करते, सबके अपने अलग अलग व्यवसाय हैं, अलग अलग काम है जिससे हम जुड़े हुए हैं, जो हमारे रोजगार का और हमारे जो घर खर्च है जो उसका एक साधन बना हुआ है, एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका जो है चलाया करते थे, है ना। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद है सूक्ष्म निरीक्षण। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है इसको भी ध्यान से समझते हैं। ध्यान से देखिए, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु, ये शीर्षक आप पढ़ पा रहे होंगे, है ना। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढने के लिए हमसे कहा जा रहा है। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वो स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा होगा। अब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें जो साक्ष्य मिले हैं, सबसे पुराने साक्ष्य संभवतः हमें अभी यहीं से प्राप्त हुए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं, है ना। देखिए, आप इस चित्र को ध्यान से देख पा रहे होंगे। ठीक है, प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे, यानी स्टोरेज के काम आते होंगे, स्टोर रूम होते होंगे। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है इस समय कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रख जाते थे। देखिए, मैं इसका भी एक चित्र आपको दिखाता। ये देखिए, ऐसी कई कब्रें मिली हैं। ठीक है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। आप देख पा रहे हैं ना, ये उस मनुष्य की हड्डी या कंकाल है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये वह बकरी का कंकाल है। ठीक है, उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा, है ना। तो इसके अलावा अब देखिए इस बॉक्स में क्या दिया हुआ है, एक रोचक जानकारी है। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढने के लिए कह रहा है। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था, या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, इन चित्रों को आप ध्यान से देखिए, है ना, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। देखिए, यह एक गेंडे की तरह, एक भैंसी की तरह दिखाई दे रहा है। यह इसका सींग है ना, आप देख पा रहे हैं। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है एक
नवपाषाणिक पुरास्थल। एटलस में तुर्क ढूंढने की बात हो रही है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में एक बाताल युग तुर्की में है, एक चताल युग जो है वो तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीज़ें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियों तथा भूमध्य सागर की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि यह जो अध्याय है यह आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, है ना। और मुझे यह भी उम्मीद है कि अगर यह आपको पसंद आया होगा तो आप ज़रूर इसे अपने मित्रों के साथ साझा करेंगे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।